Hello students, today I am going to give you Hindi description of questions and answers of chapter number 6 Poets and Pancakes that is prescribed in your English book in class 12th English book Flamingo. First question is, what does the writer mean by fiery misery of those subjected to makeup? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइटर का मीनिंग क्या है फायरी मिजरी. व्हाट इज दिस फायरी मिजरी? ये फायरी मिजरी क्या है? उन लोगों के लिए जो लोगों का मेकअप होता था. एक्चुअली उस मेकअप डिपार्टमेंट की जब चर्चा करते हैं राइटर तो उस समय वो बताते हैं कि जब एक्टर्स और एक्ट्रेस का मेकअप हो रहा होता है तो वो एक उनके लिए एक दुखदाई पल हो जाता है. वो मेकअप करवाना एक तरह से फायरी मिजरी होता है. फायरी फायर से है, फायर आग, फायरी फायरी आग से रिलेटेड ही है और मिजरी यानी कष्ट. ये आग वाला कष्ट कैसा है? एक्चुअली हुआ क्या था, जो उन लोगों का मेकअप रूम था उसमें जो मिरर्स थे, मिरर्स के चारों तरफ बल्ब्स लगे हुए थे. लगभग आधा दर्जन बल्ब लगा हुआ था और पहले के बल्ब क्या होते थे, काफ़ी हीट रिलीज करते थे. तो जब भी उनका मेकअप होता था तो उनकी आँखों पे और उनके चेहरे पे बहुत ही हीट वो फेस करते थे, पसीने पसीने हो जाते थे और आँखों को भी काफ़ी चुभता था वो लाइट. आंसर इज बाय द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप द राइटर इज ट्राइंग टू थ्रो light upon the difficulties actors and actress have to face because of half a dozen mirrors surrounded with large light bulbs. फायरी मिजरी एक तरह से एक फ्रेज हो गया. इस फ्रेज के माध्यम से राइटर बताना चाहता है उन लोगों का जो जिन लोगों का मेकअप होता था, उन लोगों की डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर प्रकाश डालना चाहता है. राइटर फायरी मिजरी वर्ड यूज करके, इस फ्रेज को यूज करके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिनका मेकअप होता था उनकी मेकअप करते वक्त उनको किस किन डिफ़िकल्टीज़ का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए राइटर ने फायरी मिजरी वर्ड का यूज किया है. और उनको ये डिफ़िकल्टीज़ का सामना क्यों करना पड़ता था मेकअप करवाने में? क्योंकि हाफ अ डज़न होता है 12 का, हाफ अ डज़न मतलब 6 मिरर्स, लगभग 5-6 मिरर्स वो लाइट बल्ब्स लगे होते थे उनके मिरर के चारों तरफ. द बल्ब जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट. जो बल्ब्स लगे हुए थे, लगभग आधा दर्जन बल्ब उनके मिरर के चारों तरफ लगे हुए थे वो लॉट ऑफ हीट जनरेट करते थे. एंड वर डेफिनेटली नॉट अ प्लेजर फॉर द आइज. और उनकी आंखों में उसकी लाइट चुभती थी और चूंकि वो हीट जनरेट करते थे इसीलिए राइटर ने फायरी मिजरी वर्ड यूज किया है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू. व्हाट इज दिस नेशनल इंटीग्रेशन? नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता. हमारा भारत कई राज्यों से बना है. हर राज्य की अपनी अलग बोली है, अपनी वेशभूषा है, अपना खान पान है, सब अलग अलग है हर राज्य का. साउथ के लोगों का लाइफ स्टाइल हम नॉर्थ के लोगों के लाइफ स्टाइल से टोटली डिफरेंट है. नॉर्थ ईस्ट के लोगों का लाइफ स्टाइल वेस्ट वालों से अलग है. पूरी लाइफ स्टाइल अलग है, बोली अलग है, मगर फिर भी भारत एक है. जो ये नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता, ये कैसे उस मेकअप डिपार्टमेंट में दिखाई देती है? उन्होंने राइटर ने कहा था कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियो का, वो नेशनल इंटीग्रेशन का एक ग्रेट एग्जाम्पल है. तो वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन क्यों होता है? तो उसका कारण था कि people from different parts of India, different community, different localities work there in मेकअप डिपार्टमेंट. उस मेकअप डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते थे वो सिर्फ साउथ के, तमिलनाडु के ही नहीं थे, वो भारत के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे और मेकअप डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहे थे. और यहाँ तक कि मेकअप डिपार्टमेंट का हेड भी चेंज होते रहते थे. और एट फर्स्ट आंसर इज एट फर्स्ट बंगाली वाज द हेड ऑफ मेकअप स्टूडियो. मेकअप स्टूडियो का हेड स्टार्टिंग में एक बंगाली थे. देन इट वाज सुपरवाइज्ड बाय अ महाराष्ट्रियन. फिर उन बंगाली के जाने के बाद एक महाराष्ट्रियन उसके हेड हो गए और उन महाराष्ट्रियन का असिस्टेंट था एक धरवार कैनेडिगा एंड आंध्रा अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन.
मद्रास का एक इंडियन क्रिश्चियन उनके असिस्टेंट थे। एंड एंग्लो बर्मीज, फिर उसके बाद एक एंग्लो बर्मीज आए बर्मा के, एंड द यूजुअल लोकल तमिल, फिर उसके बाद यूजुअल लोकल तमिल्स, जो चूँकि जैमिनी स्टूडियो तमिलनाडु में था तो लोकल तमिल्स भी उसका डिपार्टमेंट का हेड बनते थे। मतलब भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग आते थे और अपने क्वालिटी के हिसाब से वो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड हो जाते थे। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि तमिलनाडु में वो स्टूडियो है तो तमिलनाडु तमिल्स लोगों को ही प्रेफरेंस मिलती थी। जिसके पास क्वालिटी होती थी, उस डिपार्टमेंट को अच्छे से चला सकता था, वो उसका हेड हो जाता था, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो। बंगाली हुआ, महाराष्ट्रियन हुआ, एंग्लो बर्मीज हुआ। The fact that people from different cultures work together puts forward the post-independence national integration scenario। तो इस तरह से वो जो मेकअप डिपार्टमेंट था एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन का सिनेरियो प्रेजेंट करता था, क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बहुत अलग अलग कल्चर से लोग आते थे और उसमें वर्क करते थे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज what work did the office boy do in the Gemini studio? Why did he join the studio? Why was he disappointed? ये ऑफिस बॉय है, एक चीफ कैरेक्टर है इस चैप्टर का। पोएट्स एंड पैनकेक्स में ऑफिस बॉय के का जिक्र काफ़ी हुआ है। तो ये वो क्वेश्चन है कि ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या करता था, वो जेमिनी स्टूडियो में क्यों आया था, क्या बनने के लिए आया था, और वो डिसअपॉइंटेड कौन था। 3 क्वेश्चंस आर इंटीग्रेटेड इन दिस क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस इसमें मिले हुए हैं। फर्स्ट, ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या करता था। सेकेंड, वो जेमिनी स्टूडियो आया किस पर्पज से था, क्या बनने के लिए आया था, क्या ऑफिस बॉय ही बनने के लिए आया था या कुछ और बनने के लिए आया था। और थर्ड क्वेश्चन इज वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड क्यों रहता था। डिसअपॉइंटेड होता है कि हम कोई चीज़ करना चाहते हैं और वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आंसर, द ऑफिस बॉय हैड द ड्यूटी ऑफ स्लैपिंग पेंट्स ऑन द फेसेस ऑफ प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। कभी कभी मूवीज़ या सीरियल्स में क्राउड शूटिंग भी होता है। कभी कभी तो चलो बस सिर्फ हीरो हीरोइन के सीन शूट हो रहे हैं या मेन कैरेक्टर्स के सीन शूट हो रहे हैं। कभी कभी क्राउड शूटिंग होता था, मतलब ढेर सारे लोगों की एक साथ शूटिंग होती थी। और एक क्राउड शूटिंग या तो लड़ाई झगड़ों में होता होगा या फिर अगर कोई मेला वाला का सीन है या फिर नाच गाना में। मैक्सिमम नाच गाने वाले सीन में हीरो हीरोइन आगे नाचते हैं और उनके पीछे ढेर सारे कलाकार डांस करते हैं। तो उस क्राउड शूटिंग में हीरो हीरोइन के पीछे जो डांस कर रहे होते हैं या और भी किसी तरह का मेला का या लड़ाई का सीन है तो बाकी सब जो माइनर एक्टर्स हैं उनके चेहरों पे पेंट, एक्चुअली एक तरह से इन्होंने आयरनिकल वे में मजाकिया तौर पे उन्होंने पोएट एंड पैनकेक्स में सारी चीज़ों को लिखा है। तो स्लैपिंग पेंट्स, तो स्लैपिंग मीन्स तो होता है थप्पड़ मारना, और पेंट्स तो पेंट से यहाँ पे पेंट वर्ड जो आया है मेकअप के लिए आया है। तो ऑफिस बॉय का वर्क होता था वो जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उनके चेहरे पे मेकअप करना, मगर उसको राइटर ने इस ढंग से लिखा है स्लैपिंग पेंट्स ऑन द फेसेस ऑफ प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। मतलब वो इतनी जल्दी मेकअप करता था चेहरे पे, फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट इतनी जल्दी लगाता था ना चेहरे पे कि ऐसा लगता था कि वो मेकअप नहीं कर रहा है, चेहरों पे थप्पड़ मार रहा है। और मेकअप जो मटेरियल था वो चूँकि इन सब लोगों का थोड़ा चीप क्वालिटी का होता था, हीरो हीरोइन का जो मेकअप क्वालिटी होता था, मेकअप मटेरियल का क्वालिटी अच्छा होता था, इन लोगों का एक तरह से इतना चीप क्वालिटी होता था कि देखने में लगता था कि पेंट ही है। तो पूरा जब क्रीम और पाउडर दुनिया जहाँ जब लगा दिया था तो लगता था जैसे कि उनके चेहरे पे पेंट पोता हुआ है। देखने में ऐसा राइटर को ऐसा लगता था कि कैरेक्टर्स के चेहरे पे मेकअप नहीं किया हुआ है, पेंट पोता हुआ है, इसलिए कैरेक्टर्स अपने लैंग्वेज में लिखते हैं कि वो उनके चेहरे पे पेंट पोता था। ही जॉइंड जेमिनी स्टूडियोज विथ अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ फर्स्ट रेट एक्टर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर। और ये जो ऑफिस बॉय है वो ऑफिस बॉय बनने के लिए जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन नहीं किया था। एक्चुअली उसने जेमिनी स्टूडियो में बहुत ही होप के साथ आया था कि वो फर्स्ट रेट एक्टर बनेगा, बहुत ही टॉप का एक्टर बनने के लिए, हीरो बनने के लिए आया था। फिर स्क्रीन राइटर,
जो राइटिंग करते हैं, और प्रोड्यूसर, फिर बाद में सोचा था कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। मतलब इतने सारे ड्रीम लेकर के आया था, मगर एक्चुअल में वो कुछ बन नहीं पाता है। वो क्या बन पाता है? वो एक ऑफिस बॉय ही बन पाता है। दैट्स वाई ही वॉज डिसअपॉइंटेड। तो ये उसके डिसअपॉइंटेड होने का यही कारण था, क्योंकि ही जॉइन द जेमिनी स्टूडियो टू बी अ एक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर, बट ही फेल्ड इन हिज ड्रीम। ही बिकेम एन ऑफिस बॉय। दैट्स वाई ही वॉज डिसअपॉइंटेड विथ हिज पोजिशन। इसीलिए वो अपने पोजिशन से डिसअपॉइंटेड था। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। जैसे कि मैंने बताया था समरी में, ऑथर अशोकामित्रन का काम होता था डेली के न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, और उसको पढ़ के उसमें मेन स्टोरी, ऐसी स्टोरी, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जिस पे कोई मूवीज़ बन सकती है, ऐसी स्टोरीज़ को मार्क करना और उसको कट करके फाइल में चिपकाना, या अगर कट करने लायक नहीं है तो उसको लिखना और फाइल में चिपकाना, लिख करके एक पेपर पे। मतलब इनका काम था स्टोरीज ढूंढना, कहानियों को ढूंढना पेपर में। तो दिन भर ये पेपर पढ़ते रहते थे और पेपर को, इंटरेस्टिंग स्टोरीज जहाँ भी पेपर में इनको मिलती थी उसको कट कर करके फाइल्स में चिपकाते रहते थे। तो बाकी ऑफिस में जो लोग थे इनके अगल बगल, उन लोगों को लगता था कि अशोकामित्रन कोई काम ही नहीं करता है, दिन भर सिर्फ पेपर पढ़ता रहता है और पेपर काटता रहता है। उनको पता नहीं था कि कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो वही है, क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। तो ऐसा उन लोगों को लगता था कि ऑथर जो है, राइटर अशोकामित्रन, अपीयर टू बी डूइंग नथिंग, ऐसा लगता था कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं एट द स्टूडियो में, जेमिनी स्टूडियो में वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों अपीयर होता था, ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, पेपर पढ़ना और पेपर फाड़ना। तो इसलिए लोगों को लगता था कि ये तो आदमी बंदा कुछ करता ही नहीं है। आंसर इज द ऑथर्स जॉब वाज टू कट एंड कलेक्ट न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स और समटाइम्स इवन राइटिंग देम बाय हैंड। जैसे कि मैंने बताया, ऑथर्स की जॉब ही थी टू कट एंड कलेक्ट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। क्लिपिंग होते हैं न्यूज़पेपर में जो छोटी छोटी हेडिंग्स के साथ जो एक न्यूज होता है ना, उसको बोलते हैं क्लिपिंग्स। तो जो छोटी छोटी कहानी, स्टोरीज, इनका काम होता था कट करना और उनको न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कलेक्ट करना। मतलब न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट कहानी मिली उसको काट दिए, उसको कट कर दिए, तो वो हो गया न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स। एंड समटाइम्स व्हेन राइटिंग देम बाय हैंड, और कभी कभी वो हाथों से भी उन कहानियों को लिखते थे। दिस वाज ईजियर एंड लेसर इन कंपेरिजन टू व्हाट अदर्स वर डूइंग एट द स्टूडियो। और ये जो इनका काम था, देखने में ऐसा लगता था बाकी के कंपेरिजन में, बाकी जो लोग उस स्टूडियो में काम करते थे उनके काम की तुलना में ये ईजियर था, काफ़ी हल्का काम लगता था, और लेज़र भी था, मतलब कम महत्व का काम लगता था। इसीलिए लोगों को लगता था कि अशोकामित्रन कोई काम ही नहीं करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। इससे पहले भी इस टाइप क्वेश्चन आया था ऑफिस बॉय का कि वो व्हाई ही वाज इट डिसअपॉइंटेड। अब वही है, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। ऑफिस बॉय जो था वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों था फ्रस्ट्रेटेड? हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, और किस पे वो अपना गुस्सा निकालता था, किसको अपने डिसअपॉइंटमेंट का, अपने फ्रस्ट्रेशन का कारण मानता था, अपने फेलियर का कारण? आंसर इज द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही थॉट हिज लिटरेरी टैलेंट वॉज गोइंग वेस्टेड इन अ रूम फुल ऑफ बार्बर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट। एक्चुअली जो वो ऑफिस बॉय था वो काफ़ी टैलेंटेड था, वो पोएम्स भी लिखता था, स्टोरीज भी लिखता था और एक्टिंग भी करता था, मगर उसको कुछ भी इस टाइम, न उसको स्टोरी राइटिंग का, न पोएम राइटिंग, न लिरिक राइटिंग का, गाना लिखने का, या फिर एक्टिंग का उसको काम नहीं मिला। जेमिनी स्टूडियो में उसको एज एन एक्टर, एज एन लिरिक राइटर और एज एन, मतलब उसके टैलेंट को पहचाना नहीं गया, उसको काम दे दिया गया मेकअप स्टूडियो में। और मेकअप स्टूडियो में भी वो माइनर कैरेक्टर्स का मेकअप करता था। तो उसको लगता था, जेमिनी स्टूडियो में उसका लगता था जो उसका लिटरेरी टैलेंट है, जो साहित्यिक उसका टैलेंट है, जो उसके अंदर टैलेंट है लिरिक राइटिंग का,
स्टोरी राइटिंग का, वो नॉवेल्स भी लिखता था, स्टोरी लिखता था, तो ये जो उसका टैलेंट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जा रहा है एक ऐसे रूम में जहाँ बार्बर्स यानी नाई भरे हुए हैं। अब मेकअप डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा? बार्बर्स काम करेंगे, मेकअप मैन काम करेंगे, तो वहाँ बाल हीरो हीरोइन के बाल सेट करने वाले हो गए बार्बर्स, और मेकअप आर्टिस्ट जो हीरो हीरोइन और बाकी आर्टिस्ट के मेकअप करते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट। तो उसको मेकअप डिपार्टमेंट पे काम मिला था, तो मेकअप डिपार्टमेंट के रूम में वो रहता था। तो ऐसे रूम में जो कि बार्बर्स और मेकअप आर्टिस्ट से भरा हुआ है, ऐसे रूम में उसका लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है, ऐसा वो सोचता था। ही सम हाउ मैनेज टू डेविएट हिज एंगर ऑन सुबू। और फिर वो क्या करता था, जब जब उसको गुस्सा आता था, तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सुबू, जो कि मिस्टर वासन थे, जेमिनी स्टूडियो के मालिक, उनका असिस्टेंट है, दायां हाथ है, तो वो अपना सारा गुस्सा सुबू पे ही निकालता था। डेविएट यानी अपना रिलीज करना, अपना गुस्सा सुबू पे निकालता था। एक्चुअली वो सुबू को ही मानता था अपने फेलियर का कारण। उसको लगता था कि सुबू ने उसके टैलेंट को नहीं पहचाना और अपने जेमिनी स्टूडियो में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए मेरे जैसे टैलेंटेड बंदे को मेकअप स्टूडियो में डाल दिया ताकि उसकी इम्पोर्टेंस बरकरार रहे। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज सुबूज प्रिंसिपल? सुबू के प्रिंसिपल कौन थे, यानी कि उस जेमिनी स्टूडियो का? सुबू वर्कड इन जेमिनी स्टूडियो, देन सुबूज प्रिंसिपल वुड बी द ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो सुबू के प्रिंसिपल यानी सुबू के मालिक कौन थे? द बॉस एस वासन, हु वाज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वाज सुबूज प्रिंसिपल। सुबू के प्रिंसिपल यानी उनके हेड थे एस वासन, जो कि जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर भी थे, मतलब जेमिनी स्टूडियो की स्थापना उन्होंने ही की थी। 7th क्वेश्चन, सुबू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज सोशल एबिलिटीज, स्पेशल एबिलिटीज। अब दूसरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसमें ऑफिस बॉय इस कहानी में, और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सुबू। ये सुबू कौन था? सुबू ये जो मालिक हैं जेमिनी स्टूडियो के, मिस्टर एस वासन, इनका दायां हाथ, इनका असिस्टेंट था। एक तरह से ये सेकेंड पोजीशन ओन करता था जेमिनी स्टूडियो में। मतलब एस वासन के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति था उस स्टूडियो में तो वो सुबू था, और वो काफ़ी मतलब मल्टी टैलेंटेड था सुबू। इस सुबू को लेकर के ही ऑफिस बॉय जलता रहता था। ऑफिस बॉय का सारा गुस्सा सुबू पे ही निकलता था, मगर पीठ पीछे, सामने वो कुछ नहीं बोल सकते थे। ऑफिस बॉय सुबू को ही अपनी प्लाइट का जिम्मेदार मानता था, अपनी दुर्दशा का। अब सुबू के बारे में बताते हैं कि सुबू काफ़ी जीनियस था, मेनी साइडेड जीनियस, मतलब उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है। वो एक अच्छा एक्टर था, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करता था, पोएम्स भी लिखता था, राइटिंग नॉवेल्स और स्टोरीज भी लिखता था, और सीन कैसे शूट किया जाता है, मतलब एक अच्छा डायरेक्टर था। किसी भी सीन को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सीन है उसको भी वो शूट करवा देता था बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 उसकी, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ राइटर ने गिनाई है सुबू की, तो उसमें से 4 उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ बताइए। आंसर इज सुबू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। सुबू के अंदर एबिलिटी थी कि वो हमेशा खुश दिखता था, मतलब ये इतना खुश होता रहता था कि अगर उसकी बनाई हुई मूवीज़ फ्लॉप भी हो जाती थी तब भी वो खुश रहता था। वाज एन एक्सलेंट एक्टर, और वो एक एक्सलेंट एक्टर था। कभी कभी वो जैसे मेन रोल तो नहीं करता था, मगर कोई एक रोल साइड रोल है और उसके लिए कोई बंदा नहीं मिला तो वो रोल कर देता था, और इतना अच्छी तरह से करता था कि मैन एक्टर ढक जाते थे उसके रोल के नीचे। ही वुड पोर्ट्रे हिज रोल इन सेवरल वे, ही कुड पोर्ट्रे हिज रोल्स इन सेवरल वेज, वो कई तरह से अपने रोल को पोर्ट्रे करता था, कई तरह से एक्टिंग करता था। वाज एन अकम्प्लिश्ड पोएट एंड लव्ड एनीवन ही मेट, और एक बहुत अच्छा पोएट था, बहुत अच्छी पोएट्री लिखता था, और हर किसी को जो भी उससे मिलता था उससे वो बहुत प्यार से मिलता था और बहुत प्यार करता था, मतलब काफ़ी लविंग इंसान था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वाज द लीगल एडवाइज़र रेफर्ड टू एज द ऑपोजिट बाय अथर्स? एक और कैरेक्टर है उसमें स्टोरी में, वो है लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र यानी एक वकील है जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता है। तो वो लीगल एडवाइज़र है, वकील, लॉयर है। उसका काम होता था कि लोग अगर किसी परेशानी में, उस जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोग या उसका मालिक अगर किसी कानूनी पचड़े में पड़ता है तो लीगल एडवाइज़र का काम होता था उसको उस कानूनी पचड़े से निकालना, उसको एडवाइस दे करके उसको उसके केस को सही ढंग से
कोर्ट में रख करके उसको बचाना। एक्चुअली उसको काम होता था ये, मगर वो काम करता था उल्टा, लोगों को बचाता नहीं था, लोगों को फंसा देता था। इसीलिए उसको, उसका काम तो था एडवाइस करना, लीगल एडवाइज़र, मगर उसका काम अपोजिट, जो उसका पोस्ट था, डेजिग्नेशन था, उसके वो अपोजिट काम करता था। आंसर इज द लीगल एडवाइजर वाज रेफर्ड टू एज द opposite by others because he once resorted to blackmailing an actress by recording her while she was throwing tantrum on the sets. एक्चुअली एक बार एक घटना हुई थी, एक हीरोइन, काफ़ी एस्पायरिंग हीरोइन थी, काफ़ी मतलब बहुत अच्छी हीरोइन थी, रूरल एरिया से आई थी, गांव साइड से आई हुई थी, मगर काफ़ी टैलेंटेड थी। एक बार उसको सेट पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो गुस्सा में बोलने लगती है। उस समय ये लीगल एडवाइज़र क्या कर देता है, वो गुस्सा में जब वो बोल रही होती है तो उस समय उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर देता है, और फिर बाद में जब वो शांत हो जाती है तो उसके अगले दिन फिर उसकी आवाज़ उसी को सुना करके कि तुम कल इस तरह से बिहेव कर रही थी, उसको ब्लैकमेल करता है। और वो इतना ह्यूमिलिएट फील करती है कि वो स्टूडियो छोड़ के चली जाती है। मतलब एक तरह से उस हीरोइन का इसने कैरियर ही तबाह कर दिया। उस समय सेट पे कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वो थोड़ा उखड़ गई, गुस्सा हो गई, और गुस्से में वो वहाँ पे जो लोग भी थे जिनकी वजह से वो उसको प्रॉब्लम हुई थी उन लोगों को सुनाने लगी, और उस चीज़ को उसने रिकॉर्ड करके अगले दिन उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। और जो हीरोइन थी इतनी अपसेट हुई इस घटना से कि वो छोड़ के जेमिनी स्टूडियो चली गई। तो इसने क्या किया, इसका काम होता है लोगों को एडवाइस देना, लोगों को अगर कोई किसी परेशानी में पड़ा हुआ है तो उसको उस परेशानी से निकालना। मगर इसने एक अच्छी खासी हीरोइन, जो कि फ्यूचर में बहुत टैलेंटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट हीरोइन बन सकती थी, उसके इसने कैरियर को ही ख़त्म कर दिया अपनी बदमाशी से। जब दिस इज़ नॉट कंसिडर टू बी लीगल, जब इसको लीगल काम नहीं कहा जाएगा, ये लीगल है। कोई अगर गुस्सा है में है किसी बात पे तो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करना, फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करना, तो ये लीगल एडवाइज़र का तो काम नहीं है, ये तो ब्लैकमेलर का काम है। तो एक्चुअली ये था लीगल एडवाइज़र, मगर ये काम ब्लैकमेलर का करता था। दस ही वॉज यूजुअली कॉल्ड द अपोजिट, इसीलिए उसको अपोजिट कहा जाता था कि ये उल्टा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, What made the lawyer stand out from the others at Gemini Studio? ये जो लॉयर है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जिसने एक हीरोइन का कैरियर ख़त्म कर दिया, ये एक्चुअली इसका काम स्टोरी डिपार्टमेंट में होता था। ये स्टोरी डिपार्टमेंट में अपॉइंटेड था, जहाँ पे अशोका मित्रन भी अपॉइंटेड थे। तो ये बाकी स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते थे उन लोगों से ये अलग कैसे दिखता था, उसको ये अलग बाकी सब लोगों से कैसे दिखता था। आंसर इज जेमिनी स्टूडियोज वाज फिल्ड विथ ड्रीमर्स एंड क्रिएटिव पर्सनर्स। तो उस स्टोरी डिपार्टमेंट में सारे राइटर वर्क करते थे, लिरिक राइटर या स्टोरी राइटर, ये सब थे। तो राइटर्स क्या होते हैं, राइटर, पोएट या जो भी राइटर होते हैं वो ड्रीमर होते हैं। वो कुछ ड्रीम, ऐसा नहीं है कि रात में सोते वक्त ही ड्रीम देखते हैं, मतलब कहानियाँ बुनते रहते हैं वो, और उन कहानियों को फिर सुंदर शब्दों में अपने कॉपी में उतारते हैं। और क्रिएटिव पर्सन होते हैं। और लॉयर इन बिटवीन देम वाज द ओनली मैन विथ लॉजिक। और तो ये सारे उस स्टोरी डिपार्टमेंट में सारे राइटर्स थे, और राइटर्स क्या होते हैं, ड्रीमर होते हैं, सपनों अपने दिमाग में कहानी बुनते रहते हैं और क्रिएटिव होते हैं। और ये एकमात्र बंदा था स्टोरी डिपार्टमेंट में जो कि लॉजिकल थिंकिंग का था, जो लॉजिक के साथ चलता था, क्योंकि ये लॉयर था, ये ना तो ड्रीमर था ना तो क्रिएटिव पर्सनालिटी। द राइटर कॉल्स हिम और न्यूट्रल मैन, और ये एक तरह से न्यूट्रल मैन भी था, तटस्थ रहता था। इसलिए इसकी पोस्टिंग थी, इसकी अपॉइंटमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट में, मगर स्टोरी डिपार्टमेंट के सारे राइटर्स से ये अलग इसकी पर्सनालिटी थी। डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन? अब ये पूछ रहा है कि जेमिनी स्टूडियो में जितने लोग काम करते थे उन लोगों का क्या किसी खास पार्टी से जुड़े हुए थे? नो, ऑल्दो दे ड्रेस्ड अप इन खादी दे डिड नॉट हैव द स्लाइटेस्ट पॉलिटिकल एफिलिएशन। बोलता है कि नहीं, जेमिनी स्टूडियो में जितने लोग भी काम करते थे उनका कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल टच नहीं था, जबकि वो लोग खादी पहनते थे। खादी उस समय कांग्रेस का एक तरह से वो ड्रेस था,
तो वो सारे लोग खादी की धोती पहनते थे, खादी के कुर्ते भी पहनते थे, मगर फिर भी उनका कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था, किसी पार्टी से वो लोग जुड़े हुए नहीं थे। वाई वॉज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियोज़। मैं बताई थी समरी में कि एक इंटरनेशनल थिएटर कंपनी आती है इनके जेमिनी स्टूडियो में, और उसका नाम होता है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, MRA करके उसमें लिखा हुआ आता है। वो दूसरे देश से आती है जेमिनी स्टूडियो में अपना प्ले ड्रामा परफॉर्म करने के लिए। तो बोलता है कि क्यों जेमिनी स्टूडियो में उसको क्यों वेलकम किया गया, क्यों उसको बुलाया गया। Frank Buchman's moral rearmament army was welcomed at the studio mainly because of their political association। तो ये जो फ्रैंक बुचमैन्स इस मोरल रीआर्मामेंट आर्मी जो एक तरह से ड्रामा प्ले करने की कंपनी थी, उसके मालिक थे फ्रैंक बुचमैन्स। तो इस कंपनी को जेमिनी स्टूडियो में वेलकम किया गया या बुलाया गया इसीलिए क्योंकि इनका पॉलिटिकल एसोसिएशन था। एक्चुअली जो एस वासन थे, जेमिनी स्टूडियो के मालिक एस वासन, ये कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट थे, और ये जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के फ्रैंक बुचमैन्स थे ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट थे, और ये अपने प्लेज में भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चीज़ों को दिखाते थे। और एस वासन की भी वही थिंकिंग थी, वो भी उनको भी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं पसंद थी, कम्युनिस्ट पार्टी की थिंकिंग उनको उसके वो अपोजिट थे। तो इसीलिए उन्होंने उस ड्रामा कंपनी को अपने जेमिनी स्टूडियो में इनवाइट किया और ड्रामा प्लेस करवाए। क्वेश्चन, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियोज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज्ड बाय MRA। अब चूंकि ये मोरल रीआर्मामेंट आर्मी ये एक ड्रामा कंपनी थी इंटरनेशनल, वो आती है वहाँ पे अपने कुछ ड्रामाज स्टेज्ड करती है, यानी कि अपने ड्रामा वहाँ पे प्ले करती है, वहाँ पे ड्रामा जेमिनी स्टूडियो के सेट पे उसके ड्रामा प्ले होते हैं। तो फिर पूछता है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसके MRA के चले जाने के बाद जेमिनी स्टूडियोज़ में उसके बाद जो ड्रामा प्ले हुए जेमिनी स्टूडियो के बनाए हुए, उस पर MRA के ड्रामाज का कुछ इन्फ्लुएंस था कि नहीं था, क्या उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। हम कभी भी किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस तो हो ही जाते हैं। तो जब एक इंटरनेशनल ड्रामा कंपनी आती है जेमिनी स्टूडियो में और अपने ड्रामा वहाँ पे प्ले करती है, ड्रामा वहाँ पे उनके स्टेज पे शो होता है, फिर उसके बाद वो कंपनी चली जाती है, तो जेमिनी स्टूडियोज़ के जो लोग थे उस कंपनी के, फिर वो लोग उस ड्रामा कंपनी के जो ड्रामा हुए थे उसमें जो जो अच्छी चीज़ें इनको लगी थी वो सब चीज़ ये लोग अपने ड्रामा में कॉपी करने लगे थे। आंसर इज फ्रैंक बुचमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी स्टेज 2 प्लेस, जोथम वैली एंड द फॉरगेटन फैक्टर। 2 प्ले, ये MRA जो ड्रामा कंपनी है इसने जेमिनी स्टूडियो में आकर के 2 प्ले स्टेज किया, एक है जोथम वैली और दूसरा है द फॉरगेटन फैक्टर, इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। और इनका जो ड्रामा प्ले किया गया था वो बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से किया गया था। थोड़ा इन लोगों का ड्रामा जेमिनी स्टूडियो में प्ले होने वाले ड्रामा से प्रोफेशनली अच्छा था, मतलब इनके सेट्स अच्छे थे। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600, जेमिनी जो स्टूडियो में काम करने वाले लोग थे 600 थे, इसलिए पूरी फैमिली। एंड द पीपल ऑफ मद्रास सिटी वॉच्ड देम टाइम्स एंड टाइम अगेन, और उसको बार बार उस ड्रामाज को देखती थी और काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे लोग, वो 600 लोग और मद्रास के लोग भी उन ड्रामाज को देख करके काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से वो सब ड्रामाज को प्ले किया गया था। हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? एस वासन वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज? बाद में लास्ट में स्टोरीज में आता है एक इंग्लिश मैन आते हैं जेमिनी स्टूडियो में और कोई भी नहीं जानता है कि वो कौन है, राइटर हैं, एडिटर हैं, डायरेक्टर हैं, पोएट हैं, क्या है वो कोई नहीं जानता है, और किस कारण से जेमिनी स्टूडियो में आए हैं ये भी किसी को नहीं पता है। वो आते हैं 1 घंटा स्पीच देते हैं और फिर चले जाते हैं, और किसी को भी, उन लोगों को भी जिनको इंग्लिश आती है, एक्चुअली तो
मैक्सिमम तमिल से हैं उसमें काम करने वाले, तो उनको तमिल आती है। और जो लोग राइटर्स डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन लोगों को इंग्लिश आती थी, वो लोग भी उनके भाषण का एक वर्ड नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन था, इसलिए नहीं समझ पाते हैं लोग। तो इसीलिए कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो 1 घंटा बोल के चले गए मगर किसी को भी उनकी बात समझ में नहीं आती है। तो व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द जेमिनी स्टूडियो। तो ये कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश मैन और जेमिनी स्टूडियो के लोगों के बीच में, ये कम्युनिकेशन क्यों लैक हो जाता है, क्यों नहीं कम्युनिकेशन हो पाता है, क्या कारण था इसका। एक्चुअली उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। आंसर इज द ब्रिटिश एसेंट ऑफ द इंग्लिशमैन कॉज्ड लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो। तो ये ब्रिटिश एसेंट, उनकी जो एसेंट थी, एक्चुअली उस जेमिनी स्टूडियो में जो राइटर्स थे उनको इंग्लिश आती थी, मगर वो इंडियन इंग्लिश बोलते थे, उनका एसेंट इंडियन होता था। वो ब्रिटिश एसेंट को, यानी बोलने के तरीके को, इंग्लिश उनको आती थी मगर ब्रिटिश एसेंट को वो पकड़ नहीं पाए, इसीलिए उस इंग्लिश मैन और जेमिनी स्टूडियो के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ, ये लोग उनकी बात को समझ ही नहीं पाए। वाई इज़ द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश मैन के विजिट को, वो जो इंग्लिश मैन आए थे स्टीफन स्पेंडर, वो जेमिनी स्टूडियो में आए थे, उनके विजिट को राइटर ने रेफ़र किया है, राइटर ने बताया है अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, ऐसी एक मिस्ट्री जो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी एसेंट ऐसी थी कि उनकी कोई बात ही नहीं समझ पाया, इसलिए वो क्यों आए थे, कौन है और क्यों आए थे, किसी को पता ही नहीं चल पाया। तो एक तरह से उनका आना और उनकी पर्सनालिटी सब एक मिस्ट्री हो गई। मिस्ट्री मतलब जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। आंसर, द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज नो वन कुड डिसाइफर हिज आइडेंटिटी वेदर ही वॉज अ पोएट और एन एडिटर। उनकी जो विजिट है वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री इसलिए बन गई क्योंकि कोई भी उनको डिसाइफर, मतलब उनको पता नहीं लगा पाया कि उनकी आइडेंटिटी का, कि वो कौन है, पोएट हैं या एडिटर हैं। बिसाइड्स when he spoke, no one at the studio understood what he intended to say as his accent was beyond their comprehension। और इसके अलावा जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो स्टूडियो में कोई भी ऐसा नहीं था कि उनके इंटेंशन को, वो कहना क्या चाहते हैं उसको समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनका इस एसेंट जो था, मतलब एसेंट मतलब उनकी आवाज़, बोलने का तरीका, वो किसी के कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के परे था, इसीलिए उनके विजिट को अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री कहा गया। वाई वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। वो इंग्लिश विजिटर कौन था जो स्टूडियो में आया था? ही वॉज स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर थे जो एक पोएट और राइटर है। उनकी एक पोएम भी है फ्लेमिंगो में। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज। फिर बाद में राइटर को कैसे पता चलता है कि ये कौन थे जो आए हुए थे। बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन पार्टिसिपेटिंग इन टू स्टार्ट स्टोरी कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंग्लिश पीरियोडिकल द इनकाउंटर, द ऑथर डिड अ रिसर्च ऑन मैगजीन। एक्चुअली हुआ ये, राइटर को स्टीफन स्पेंडर आते हैं, लेक्चर दे के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि वो कौन थे और क्या बोल के गए। फिर बाद में जेमिनी स्टूडियो छोड़ देने के बाद एक स्टोरी कंपटीशन होता है। स्टोरी कंपटीशन में ये अशोकामित्रन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि उसमें इनाम भी होता है। तो मगर उस स्टोरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने से पहले वो एक इंक्वायरी करते हैं कि आखिर ये स्टोरी कंपटीशन कौन करवा रहा है। एक इतना पता होता है कि एक मैगज़ीन करवा रही है, तो उस मैगज़ीन का एडिटर कौन है, स्टोरी कंपटीशन, वो मैगज़ीन कहाँ छपती है, क्योंकि वो मैगज़ीन जो होती है उसका नाम वो सुने ही नहीं होते हैं। तो फिर वो स्टोरी कंपटीशन में भाग लेने से पहले वो एक इंक्वायरी करना चाहते हैं कि ये स्टोरी कंपटीशन कौन करवा रहा है। मैगज़ीन करवा रही है तो इस मैगज़ीन का मालिक कौन है। तो ये पता लगाने के लिए वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाते हैं कि वहाँ पे सारी मैगज़ीन्स मिल जाएंगी। वो क्योंकि भारत में छपने वाली तो ये मैगज़ीन है नहीं, तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि उस मैगज़ीन का जो एडिटर है वो स्टीफन स्पेंडर ही हैं और यही वो आदमी है जो हमारे स्टूडियो में आए थे। तो
तब जाकर के राइटर को पता चलता है कि वो इंसान जो हमारी स्टूडियो में आए थे और जिनको कोई समझ नहीं पाया कि वो कौन है और क्या कहना चाहते हैं, वो स्टीफन स्पेंडर थे। तो आंसर इज बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, उसमें स्टोरी पार्टिसिपेशन में मनी भी इन्वेस्ट करना था। तो बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन पार्टिसिपेटिंग इन शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज बाय एन इंग्लिश पीरियोडिकल द इनकाउंटर। ये पीरियोडिकल होता है जो एक खास पीरियड के बाद, एक होता है डेली जो जैसे पेपर्स होते हैं डेली पब्लिश होते हैं, और कुछ पेपर्स या मैगजीन्स होती हैं वीकली, हफ्ता में एक दिन किसी एक खास दिन निकलता है। कुछ पीरियोडिकल्स होते हैं जो, और कुछ मंथली होते हैं, महीने में एक दिन, जैसे आउटलुक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, महीने में एक बार छपता है। और कुछ ईयरली होता है, जैसे ईयर बुक्स निकलते हैं, साल में एक बार निकलते हैं। और कुछ पीरियोडिकल्स होते हैं मतलब एक खास दिन पे, 15 दिन पे, या मतलब उनका एक खास होता है कि इतना दिन पे निकलते हैं, मैक्सिमम 15 दिन पे, वो होते हैं पीरियोडिकल। तो ये पीरियोडिकल था, मैगजीन थी द इनकाउंटर, उस मैगजीन का नाम था द इनकाउंटर। इस मैगजीन ने स्टोरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ पैसा भी इन्वेस्ट करना था। तो बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन पार्टिसिपेटिंग in a short story context organized by an English periodical, The Encounter, the author did a research on the magazine. He went to the British Council Library where he discovered that its editor was Stephen Spender, the poet that had once visited the studio. तो उसमें स्टोरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले राइटर डिसाइड करते हैं कि पहले पता लगाया जाए कि इस जो पीरियोडिकल है द इनकाउंटर, इसका एडिटर कौन है, और इसके लिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं, पता लगा देते हैं कि इसका एडिटर स्टीफन स्पेंडर है और ये पोएट हैं और यही हमारे स्टूडियो में आए थे। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। एक्चुअली एक बुक है, ऐसे कलेक्शन ऑफ एसेज है। एसेज जानते हो तुम लोग, निबंध का एक कलेक्शन है, उसका नाम है द गॉड दैट फेल्ड। तो ये क्या है, ये लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में इसका डिस्कशन है। द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय 6 ऑथर्स हु रोट अबाउट देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, वन ऑफ देम बीइंग स्टीफन स्पेंडर। ये एक बुक है जो कि एसेज का कलेक्शन है जिसमें 6 ऑथर्स हैं, 6 ऑथर्स, 6 राइटर्स ने अपने 6 राइटर्स के, ईच राइटर्स हैज़ हिज ओन एसे इन दैट बुक। सभी राइटर्स की अपनी एक एक एसे है, मतलब उस, ये जो बुक है द गॉड दैट फेल्ड, इस बुक में 6 एसेज हैं और वो 6 एसेज 6 राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं। हर राइटर की एक एक एसे है उसमें बुक में तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें सबके नाम दिए हुए हैं, और उसमें स्टीफन स्पेंडर की भी एक एसे है। और ये 6 राइटर वो हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर के कम्युनिस्ट विचारधारा को ज्वाइन किए थे। फिर बाद में वो डिसअपॉइंट हो गए उस विचारधारा से, उनको लगा कि नहीं ये विचारधारा ठीक नहीं है, फिर उससे वो उस विचारधारा से वो निकल पाए। तो ये कलेक्शन ऑफ एसेज में यही उन्होंने अपनी कम्युनिज्म से कैसे वो प्रभावित हुए, कैसे उससे जुड़े, फिर किन किन कारणों से कम्युनिज्म से वो डिसअपॉइंट हो गए, उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं करता है, थियरी में तो ठीक है मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ये वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर उससे वो डिसअपॉइंट होकर के उससे उस विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने अपनी जर्नी, उस विचारधारा को लेकर के जो उनकी जर्नी रही उसके अंदर जाने और फिर उसके निकलने का, वो सब उस एसेज में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ये बुक उसी से रिलेटेड है। ओके।